सर्पदंश। आकाश पर काले गहरे बादल छाए हुए हैं। हालांकि इस पहाड़ी इलाके में मौसम साफ कम ही रहता है, फिर भी आज आकाश और दिनों से ज्यादा ही गहरा दिख रहा है। दूर झील का पानी भी ऐसे मौसम में शांत और मटमैला दिखाई दे रहा है। ये जगह तुम्हें भी तो बहुत पसंद थी, खासकर ऐसे मौसम में तो तुम खुद को रोक ही नहीं पाती थी। ऐसे मौसम में तुम घंटों कार लेकर ऊंची नीची पहाड़ी ढलानों पर फिसला करते थे। होटल की 5वीं मंजिल की इस बालकनी से हमने कई खूबसूरत लम्हों को साथ साथ जिया है। पानी काफी तेजी से बरस रहा है, रह रहकर बादल गरज रहे हैं, पर आज तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझे ये सब असह्य लग रहा है। ये जगह तुम्हें किस कदर पसंद थी। तुम कहा भी करती थी कि भारत में अगर कहीं भी खूबसूरती है तो कश्मीर में। यहाँ के एक एक दृश्य को आंखों में बसा लेने का मन करता है। तभी तो साल के 6 महीने हम यहाँ श्रीनगर के होटल मूनलाइट के इस कमरे में बिताया करते थे। होटल मूनलाइट की 5वीं मंजिल की इस बालकनी से पूरा श्रीनगर तस्वीर की तरह आंखों के सामने घूमता है। और तस्वीर की तरह घूमता है वह दृश्य जब मैंने अचानक तुम्हारे सामने अपने दिल की बात रख दी थी। साथ साथ पढ़ते घूमते फिरते पता नहीं कब मुझे यह महसूस होने लगा कि मैं जीवन साथी के रूप में तुम्ही को पाऊं, और पता नहीं कैसे ये कहने की हिम्मत कर बैठा, अनु आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। जवाब में तुमने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाथ मेरे हाथों पर रख दिया और बिना कहे ही तुम बहुत कुछ कह गई थी। तुम्हारी बंद पलकों पर वो सपने मैंने देख लिए थे जो मेरी बात सुनकर तुम्हारी आंखों में तैर गए थे। बस उस दिन हम एक हो गए थे। मेरा बिजनेस भी काफी अच्छा था। हमारे परिवार वालों को हमारे विवाह पर कोई आपत्ति नहीं हुई और जल्द ही तुम दुल्हन बनकर अपने अरमानों का महल सजाए मेरे घर आ गई थी। मैंने भी कोई कसर न छोड़ी थी तुम्हारे स्वागत में। घर में केवल माँ थी, उनकी तो एक ही इच्छा थी कि घर में बहू आ जाए, पर मेरे लिए तो जैसे सारे संसार की खुशियां ही मेरे घर में आ गई थी। शादी की पहली ही रात तुमने मेरे हाथ थाम कर कहा, मुझे कश्मीर बहुत पसंद है नीतू, मुझे कश्मीर ले चलो। बस उसी सुबह नई कार लेकर हम तुम चल दिए थे। श्रीनगर आकर तो वैसे तुम उड़ने ही लगी थी। बहुत से होटल हमने देखे, पर तुम्हें होटल मूनलाइट बहुत पसंद आया, खासकर उसका ये कमरा जहाँ से आज भी मैं वह नज़ारा देख रहा हूँ। आज तुम नहीं हो, बाकी सब कुछ है। ये कमरा मैंने हमेशा के लिए ले लिया है, जिसमें तुम्हारा बड़ा सा एक तैलचित्र टंगा है। याद है वह दिन जब मैं बिजनेस के सिलसिले में 4 दिन के लिए बाहर जा रहा था। माँ भी घर की चिंता छोड़कर 6 महीने के लिए हरिद्वार गई थी। चलते समय तुम मुझसे लिपट गई और कहा, मीतू जल्दी लौट आना, तुम्हारे बिना ये 4 दिन कैसे काटूंगी। अकेला घर खाने को दौड़ेगा। पगली, मैं हमेशा के लिए थोड़े ही जा रहा हूँ। अगर तुम ऐसे धीरज खोओगी तो मैं भी नहीं जा सकूंगा। मन तो हुआ कि सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास रुक जाऊं, पर जाना तो था ही। बड़ी मुश्किल से तुम्हें धीरज बंधा कर मैं जा पाया था। उस समय वे 4 दिन तुम मेरे बिना नहीं काट पा रही थी, पर आज ये 4 साल तुमने मेरे बिना कैसे बिता लिया। आंखों में कुछ तरल पदार्थ आ गया था, तौलिया से पोंछ लिया मैंने। कितने खुशी खुशी बीत रहे थे हमारे दिन। तुम और हम और तुम जैसे एक दूसरे के बिना दुनिया अधूरी थी। तभी बिजनेस के सिलसिले में मेरी मुलाकात विश्वास से हुई। हाँ, विश्वास सेन, मेरी फैक्ट्री का नया मैनेजर, काफी हंसमुख इंसान। पहली बार वह हमारी मैरिज एनिवर्सरी पर आया था। उसके हंसमुख स्वभाव से तुम भी काफी प्रभावित हुई थी। तुम लोगों ने काफी जोक सुनाए एक दूसरे को। फिर तो वह अक्सर ही हमारे घर आने लगा था। उसकी माँ दिल्ली में रहती थी, वह अभी कुंवारा था और मुंबई में अकेला ही रहता था। अक्सर हम लोगों की शामें विश्वास के साथ बीतने लगी। तुम तो खुश थी, पर धीरे धीरे मैं ही हीन भावना से ग्रसित होता चला गया। अब तुम्हें मेरे न होने पर अकेलापन भी नहीं सताता था। यहाँ तक कि जब मैं 1 हफ्ते के लिए बेंगलुरु चला गया, तुमने वह समय भी विश्वास के साथ मजे में काट लिया। तुम विश्वास को पसंद करती थी, पर मैं मानसिक रूप से बीमार होता गया। यहाँ तक कि मुझे तुम्हारे और विश्वास के संबंधों पर भी शक होने लगा। अब मुझे विश्वास का तुम्हारे साथ उठना बैठना बहुत असह्य लगने लगा। उस दिन जब मैं फैक्ट्री से लौटकर कार पोर्च में रख रहा था, तो मैंने तुम दोनों को गेट से बाहर निकलते हुए देखा। मैं तुमसे देर से आने के लिए कह गया था, पर जल्दी आ गया था। शायद उसी का फायदा उठाकर तुम विश्वास के साथ कहीं घूमने जा रही थी। ये सोचकर मैं गुस्से से पागल हो गया और ऊपर जाकर बालकनी में आराम कुर्सी पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करने लगा। उस दिन भी काफी तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में तुम कुछ पैकेट से लदी हुई पानी में तरबतर घर में दाखिल हुई। अपने कमरे में जाते जाते तुमने बालकनी की लाइट ऑन कर दी और मुझे देखकर हैरान हो गई। अरे, आप तो देर से आने के लिए कह गए थे। और उसके जवाब में मैं तुम्हारे ऊपर बरस पड़ा था। हाँ, ताकि तुम आराम से विश्वास के साथ रंगरेलियां मना सको। तुम एकदम हैरान रह गई। हाँ,
बन तो ऐसे रही हो जैसे कुछ जानती ही नहीं। तुम्हारे और विश्वास के बीच जो कुछ चल रहा है मैं सब जानता हूँ। सुमित, तुम होश में नहीं हो। होश में था नहीं, अब आ गया हूँ। मैं सब देख रहा हूँ। तुम और विश्वास खुलकर मेरी दौलत पर मजे उड़ा रहे हो। सुमित, बस बहुत हो चुका। सहने की भी एक सीमा होती है। ये कहकर तुम रोते हुए तेजी से अपने कमरे की ओर दौड़ गई और जाते जाते तुम्हारे हाथ के पैकेट्स बदहवासी में वहीं गिर गए, जिनमें से कुछ दवा की शीशियां जमीन पर गिरकर टूट गई थी और उनमें का तरल पदार्थ जमीन पर ऐसे रो रहा था जैसे हम दोनों के हालात पर रो रहा हो। हाँ, कुछ दिनों से तुम बीमार रहने लगी थी। अपने पागलपन में मैं ये देख ही न पाया था। उस दिन 3-4 दिन तक मेरा इंतजार करने के बाद ही तुम विश्वास के साथ दवा लेने गई थी। खैर, उस रात हम दोनों में से किसी ने भी खाना नहीं खाया था। तुम स्वाभिमानी और मैं शक के नशे में अंधा विचारों में बहकर मुझे समय का आभास नहीं रहा। रात के 9 बज रहे थे। वेटर रात का खाना लेकर आ चुका था। सर्दी के कारण सभी लोगों ने अपने अपने कमरे अंदर से बंद कर लिए थे, पर मुझे तो जैसे आभास ही न हुआ कि मैं केवल एक शर्ट में बालकनी में खड़ा हूँ। भूख तो जैसे मर चुकी थी। खाना मुझसे खाया न गया। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेट गया। बारिश रुक गई, तूफान थम चुका था, पर क्या मेरे जीवन का तूफान कभी थमा तूफान सा ही तो मच गया था। दूसरे दिन जब इस घटना से बेखबर विश्वास घर चला आया था, मैं अपने कमरे में था। जब बाहर निकला तो तुम विश्वास से कह रही थी, कोई किसी को टूटकर चाहे तो उसका जवाब नफरत से क्यों मिलता है। मैंने उस कोई का अर्थ विश्वास से लगाया। अब तो मैं पागल हो गया था। न मेरा मन घर में लगता था, न फैक्ट्री में। तुम्हारे बिना भी मुझे अच्छा नहीं लगता था और तुम्हें देखते ही गुस्सा चढ़ जाता था। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। बिल्कुल पागलों जैसी हालत हो गई थी मेरी। काश उस दिन मैं समझ गया होता कि उस कोई का आशय मुझसे था तो आज मेरा ये हाल न होता। उसी दिन विश्वास तुम्हारा हाथ पकड़ कर बोला, आज तो गरम गरम कॉफी पीने का मौसम है भाभी। फिर तुम्हारे हाथों से बनी कॉफी का तो कहना ही क्या। तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए विश्वास को कुछ नहीं बताया ताकि मुझे नीचा न देखना पड़े, पर मैं समझा कि तुम विश्वास के साथ मिलकर मुझसे बगावत करना चाहती हो। मैं आप से बाहर हो गया तथा पागलों की तरह नीचे दौड़ा। तब तक तुम हाथ में एस्प्रेसो कॉफी का प्याला ला चुकी थी और आवेश में मैंने वह प्याला तुम्हारे हाथ से उछाल दिया था। बस बहुत नाटक हो चुका। मैं चीखा, मेरे घर में अब ये सब नहीं चलेगा। विश्वास तो एकदम हतप्रभ रह गया था और इससे पहले कि वो कुछ बोले मैंने बेइज्जत करके उसे घर से निकाल दिया। बस जाते जाते उसने इतना ही कहा था, आपने कुछ कहने से पहले सच्चाई का पता लगा लिया होता तो अच्छा रहता। उसके जाते ही तुम भी अपना आपा खो बैठी। सुमित, मैं बहुत दिनों से सह रही हूँ और उसे तुम्हारी नादानी समझकर माफ करती रही, पर आज तो हद हो गई है। और मैं चीखा, निकल जाओ मेरे घर से। जिसके साथ ऐश करती रही उसके घर जाकर रहो। और इससे पहले कि तुम कुछ बोलो मैं तेजी से बाहर निकल गया। रात को जब काफी थक गया तो वापस घर आया। कार को पोर्च में खड़ी करके जब अंदर आया तो घर खाली था। तुम मुझे कहीं न दिखी। नौकर ने बताया कि मेम साहब सामान लेकर कहीं चली गई हैं। आपके लिए ये कागज छोड़ गई हैं। मैंने कागज खोला और तुम्हारे शब्दों के मोती मेरी आंखों के सामने बिखर गए। प्रिय सुमित, मैं बहुत आशा और विश्वास के साथ बहुत से अरमानों को लेकर तुम्हारे घर आई थी। तुमने मुझे वह प्यार व सम्मान दिया भी था, पर अभी मैं वह खुशियाँ समेट भी न पाई थी कि तुमने मेरी खुशियाँ छीन ली। तुम्हें क्या मालूम कि 3 साल के इस अंतराल में मानव बन पाने का दुख किस कदर मुझ पर छाया था। एक औरत शारीरिक सुख के अलावा मानसिक सुख भी चाहती है। वह एक बच्चा चाहती है जो उसके प्यार को बांट ले। मैंने अपना एकाकीपन किसी से बांटना चाहा तो तुमने मुझ पर शक किया। तुम तो मुझे समझ न पाए, पर मैंने तुम्हें समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो रात हो गई है। तुम्हें मुझ पर गुस्सा करने का अधिकार तो था, तो इल्जाम लगाने का नहीं। मुझे खोकर तुम बहुत पछताओगे। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अनुराधा, मैं बनकर मेरा मन हाहाकार कर उठा। तुमने मेरा गुस्सा तो देखा, पर उसमें छुपी हुई ईर्ष्या की दूर तुम्हें नहीं आ सका। मैं तो तुमको जीने का चाहता था। मैं क्या कि बोलकर तुमको वापस बुलाया, बाकी तुम साथ काम करो, मैं तुम्हारे बना नहीं रह सकता। ये सब तो मैंने तुम्हारे प्यार की खातिर नहीं किया था, पर मेरा स्वामी ने नहीं आया। उसके बाद भी साथ लेके मुझे तुम्हारे खबर लेकर रहता था। पता चला कि इस संसार में तुम्हारी बेटी का भी मैं था। मैं तो तुम्हारी पसंद में न था। मैं सोचकर मेरे मन में घबराता था कि तुम इस दुनिया में बेकार पड़े रहोगे। मैं तुमसे मिलने के लिए कर नहीं थी। मैं तुम्हें ही कभी सहारे को कोई पत्र लिखा। माँ ने कोई बात कहा कि बेटा अपना हाथ अच्छा नहीं, जाकर दवा कर दो। पर मैंने भी जरूरत छोड़ी। खड़ा
संबंधियों को कहने का तड़कना नहीं दिया। कचहरी के व्यक्ति निभाने के बाद हम दोनों में तलाक हो गई। तुम्हारा हाथ चला रहे थे, व्यक्ति कोर्ट से बाहर जा रहे थे। तुम्हारे हाथों में आंसू थे, विश्वास मेरी परेशानी के दिन में बराबर तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारे पिता के उसके बाद आपको लोग से भगवान से हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारा उसी कारण तुम्हारे संबंधों की नशे में बढ़ता चला जा रहा है देखा। तुमने अपने भविष्य को लेकर सब समझने की जरूरत थी और तुमने विश्वास का हाथ थामने का फैसला किया। मुझे खबर हुई आपका सुगंधित रहता था मेरे भला की आपको सांस। आज और ये भी कैसे जन्म होगा, ये कैसे जन्म हो चुका है, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम पसंद के साथ जुड़ता अच्छा होगा। माँ भी फरमान दो कि तुम्हें लगाने की एक शिष्य बहुत बड़ी। मैं भी अपना मन पूरी का मसला को जल्दी कर देगा। उसकी गलती वजह से तुम्हें नहीं आता। मैंने जल्दी को कोई किया रहा। सच्ची में कह रहा है, मुझे नहीं मालूम। मैं तो बस तुम्हारी ख्यालों में खोया रहता। तो मुझे समझ सको ताकि दुख दो। मैंने जल्दी से कामयाबी और बदमाशी की तुम्हारे सामने आ गया था। मुझे किस बात की सजा मिल रही है और जितना चीज है जो मैंने तुम्हें नहीं दी। मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया। आज मेरा अभिमान ही चूर गया था। तुमने मुझे सब कुछ नहीं किया। बहुत पार बहुत अच्छा करती हुई तुम्हें नहीं किया था विश्वास। अगर तुमने मुझको विश्वास किया होता तो मैं खुद को आओगी और तो और मैं हो चुकी है। मैं कहता था मेरे हाथ छूटकर तेजी से चली गई। मेरी आखिरी हार थी तुम्हारे मुंह से, लेकिन समाधान सुनकर मुझे लगा कि तुम्हारी मन में आज भी नहीं जगह है। और मैदान में हार मानने से तुमसे को खो दिया था। तुम्हारी और मेरी दोनों की जिंदगी बदल चुकी थी और दोनों की जिंदगी का बड़ा फर्क था। मेरी जिंदगी में बात था तुम्हारा और तुम्हारी जिंदगी में व्यक्ति की एक नई बात को विश्वास की। मेरी जिंदगी में तुम्हारी यादों को समेटने के सिवा कुछ नहीं था। अब तो मेरी एक चीज जिससे तुम्हारी यादें जुड़ी हुई है। तुम्हारी याद का ही एहसास है जो हमें फैलकर एक महीने के साथ था। तुम्हारी जिंदगी से तो मैं निकल रहा हूँ और मेरी जिंदगी में तुम इसी तरह छाए हुए हो। इसका सबूत हम स्कूल में उसको तुम्हारे लिए करते मान दो जिसमें तुम्हारी प्रोग्रेस का सर्वे है और जिसे मैं सुबह उठकर सबसे पहले देखता हूँ। यह मेरी रूटीन का एक अंग बन गया है। समझ आया कि मेरा नया शुरू होता है, स्मृति में रहना भी तुमसे पागल बन गया है। वापस मुंबई जा रही हूँ। मेरे दिल की मोहब्बत जब उसको सुनता है जाए तो लड़के बच्चे हो जाए। कभी और भी सोचा है कि मेरा वंश कैसे चलेगा। मैं नहीं जानता कि मेरा वंश कैसे चलेगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी कैसे चलेगी तुम्हारे बिना। शायद ऐसे ही श्रीनगर मुंबई बोलते बोलते वहाँ आकर तुम्हारी यादें संभलने की जगह लगती है और मुझे अच्छी भी लगती है। लेकिन तुम्हारा दादा को समझ में चली गई। समझ में